ब्रेक कर सकते हो। इसको अगर आप ब्रेक करो तो एक तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ऊपर का, ठीक, ये ऊपर का ट्रायंगल, एक नीचे का सेमी सर्किल ये इतना, ठीक, ये बना हुआ ट्रायंगल, अ सेमी सर्किल एंड अ सर्किल, ठीक। तो हमें ए बी लाइन के अबाउट निकालना है पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई ए बी क्या होगा, आई ए बी 1 मीन्स इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन ए बी के अबाउट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर एरिया अबाउट दिस लाइन ए बी माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर एरिया अबाउट दिस लाइन ए बी, ठीक। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये एरिया हमको रिमूव करना पड़ रहा है कंपोजिट एरिया पाने के लिए। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये जो ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगुलर एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन ए बी के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो ये लाइन ए बी क्या है, दिस लाइन ए बी इज बेस टाइप की चीज है इस ट्रायंगुलर एरिया के लिए। ये देखो ये जो ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है इसके लिए क्या है, ए बी लाइन, दिस ए बी लाइन इज बेस। और बेस की डायमेंशन कितनी है, 40 प्लस 40 दैट इज 80, 40 और प्लस 40 ये देखो कितना है बेस। ये पी क्यू जो दिख रहा है दैट इज 80। हाइट कितनी है इसकी, हाइट यहाँ पे 80 दिख रही है, इस ट्रायंगुलर एरिया की हाइट 80 है, नहीं 80 ये देखो हाइट ना, ये 80 हाइट है और बेस भी कितना है इसका ट्रायंगल का 80। तो ट्रायंगुलर एरिया के लिए ए बी लाइन के अबाउट निकालना है। तो ए बी क्या है, बेस है। अगर देखा जाए तो किसी भी ट्रायंगुलर एरिया का उसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बी एच क्यू बाई 12। अगर आपको याद हो पीछे बता रखा है ट्रायंगुलर एरिया का उसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी एच क्यू बाई 12। ये ए बी लाइन इज जस्ट लाइक बेस फॉर दिस ट्रायंगुलर एरिया ए बी, ऊपर कौन सा आर है, क्या है ये ए बी आर। ए बी आर के लिए क्या है, ये पी क्यू आर जो ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है उसके लिए ये पी क्यू क्या है, पी क्यू या लाइन ए बी जो है दैट इज बेस। तो बेस के अबाउट डायरेक्ट निकल गया बी एच क्यू बाई 12। ये देखो बी एच क्यू बाई 12 इसका हो गया ट्रायंगल का, प्लस सेमी सर्कुलर एरिया का उसके डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। ये जो सेमी सर्कुलर एरिया तुम्हें नजर आ रहा है कौन सा, ए एस क्यू टाइप की चीज या पी एस क्यू, ये जो दिख रहा है सेमी सर्किल, इसका ए बी लाइन के अबाउट, ए बी लाइन क्या है, इस सेमी सर्कुलर एरिया का डायमीटर है। तो सेमी सर्कुलर एरिया का उसके डायमीटर के अबाउट कितना होता है, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट पूरे सर्कुलर एरिया का होता है पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64 ना। सर्कुलर एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना होता है, आई हैव टोल्ड यू इट इज कितना, पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64। और यहाँ पे डायमीटर कितना है, ये देखो पी क्यू डायमीटर है पूरा, वो कितना है 80, ठीक। तो सर्कुलर एरिया होता तो पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64, बट यहाँ पे सेमी सर्कुलर एरिया है तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हाफ हो जाता है, मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में। तो हो जाएगा पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 128, मतलब पाई डी मतलब 80 टू द पावर 4 अपॉन 128 इसका हो गया। ये दोनों जुड़ गए, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्किल अबाउट ए बी। ये ए बी क्या है, ये ए बी लाइन, ये सर्किल जो बीच में से रिमूव किया जा रहा है, ये व्हाइट वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये इसका डायमीटर है, ठीक। तो ये सेमी सर्कुलर ये जो सर्किल इसका डायमीटर कितना दिया है अंदर वाले का, ये 40 दिया हुआ है, ठीक। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमेट्रिकल एक्सिस ए बी के अबाउट कितना होगा, या कोई भी डायमीटर ले लो, ए बी क्या है डायमीटर वाली तो लाइन है, डायमेट्रिकल एक्सिस है। तो इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी लाइन के अबाउट क्या होगा, पाई डी मींस इसका डायमीटर कितना है 40 टू द पावर 4 अपॉन 64। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल का निकालेंगे, ट्रायंगल का प्लस सेमी सर्किल का माइनस इस सर्किल का। तो जिस लाइन के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है हम उसी लाइन के अबाउट सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। जो एरिया ऐड करते हैं वो प्लस साइन के साथ आएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाता है, और जो एरिया रिमूव होता है वो माइनस साइन के साथ आता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस साइन के साथ आता है। अब इसमें देखो जैसे ट्रायंगल का, अगर इन्होंने ट्रायंगल का क्या लिया है, देखो
ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ट्राइंगल पी क्यू आर इसका दिख रहा है, तो बी एच क्यू बाई 12, तो बेस कितना हो गया 80, ये देखो 80, हाइट कितनी है 80 एच क्यू बाई 12, ट्राइंगुलर एरिया का आ गया। सेमी सर्कुलर एरिया का उसके डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकाला, कितना आया पाई डी मींस कितना है इसका डायमीटर, बड़े वाले सर्किल का, इसका सेमी सर्किल का 80 पाई 80⁴ अपॉन 128, 128 नीचे क्यों आया, क्योंकि ये सेमी सर्किल है। अब उसमें से ये एरिया रिमूव हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक। तो माइनस इस सर्किल का, अंदर वाले सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी लाइन के अबाउट मींस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट पाई अपॉन 64 इंटू डी टू द पावर 4, तो डी कितना है ये 40, ये कर दिया और इसको सॉल्व किया, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी इतना। और देखो यूनिट क्या है, जो भी डायमेंशन की यूनिट होगी उसकी पावर 4, ठीक। अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर की पावर 4, सेंटीमीटर में डायमेंशन है सेंटीमीटर की पावर 4, मीटर में है तो मीटर की पावर 4। मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होती है दैट इज ऑलवेज डायमेंशन टू द पावर 4, डायमेंशन की जो भी यूनिट होगी उसकी पावर 4 होती है। और वहीं पे अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो क्या होता, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती क्या एम आर स्क्वायर मींस किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मिलीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, या ग्राम में जिसमें भी लेना है, तो उसमें मास की यूनिट इनटू डायमेंशन की यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट हमेशा डायमेंशन टू द पावर 4, जो भी डायमेंशन है जिस यूनिट सिस्टम में है उसकी पावर 4। ये समझ में आया? हेलो हेलो बच्चों, यस सर। एक बार और समझा दीजिए सर। एक बार और समझा दें। अच्छा चलो, मैंने कहा जिस लाइन के अबाउट निकालना होता है पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, उसी लाइन के अबाउट क्या करते हैं, पहले पूरे एरिया को आप स्टैंडर्ड शेप्स में ब्रेक कर देते हो, ठीक है, छोटे छोटे पीस शेप्स में ब्रेक करोगे, तो सारे शेप का अलग अलग हम निकाल लेंगे उसी लाइन के अबाउट, जिसके अबाउट पूरे का निकालना है, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जिनको जोड़ना पड़ रहा था उनको जोड़ देंगे, जिनको हटाना पड़ रहा था उनको हटा देंगे। 1 मिनट में अटेंडेंस ले लूं, जस्ट मिनट, अटेंडेंस वाला पार्ट कर लूं, बस बता रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। ये मुझसे किसने बोला था, सुनो, जिसने भी बोला था सुनो, बता रहा हूँ। ये जो कंपोजिट एरिया गिवन है, इस पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने बोला है किस लाइन के अबाउट निकालना है, ए बी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। ये जो कंपोजिट एरिया हैचिंग जिसपे कर रखी है, बीच में से रिमूव कर रखा है, इतना इतना एरिया निकाल, ये जो दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी कंपोजिट एरिया है, जैसे सेंट्रॉइड के लिए आप स्टैंडर्ड शेप्स में ब्रेक कर देते थे, वैसे इसको स्टैंडर्ड शेप्स में ब्रेक कर दोगे, और फिर क्या करोगे, उन स्टैंडर्ड शेप्स का अलग अलग उसी लाइन के अबाउट निकाल लोगे जिसके अबाउट पूरे का पूछ रहा है, ठीक। फिर जो एरिया जोड़ना पड़ रहा था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएगा, और जो एरिया रिमूव करना पड़ रहा है उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस हो जाएगा। ये देखो, अब जैसे ये जो हैश्ड पोर्शन दिख रहा है, शेडेड एरिया दिख रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी लाइन के अबाउट निकालना हो तो क्या करोगे, आई ए बी, मतलब ये वाला पार्ट अगर 1 हो गया, ये वाला सपोज ये 1 हो गया, ये वाला, ये नीचे सेमी सर्किल क्या हो गया 2 हो गया,
और ये अंदर वाला क्या हो गया, अंदर वाला क्या है ये 3। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ट्रायंगल पी क्यू, ट्रायंगल कौन सा पी क्यू, ऊपर आर है ये, तो ट्रायंगल पी क्यू आर तो हो गया, और ये नीचे पी एस क्यू पी, ये सेमी सर्किल हो गया, और माइनस ये 3 1 प्लस सेमी सर्किल 2 माइनस सर्किल 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी, पूरे का आई ए बी जो आएगा वो क्या होगा, आई ए बी 1 प्लस आई ए बी 2 माइनस आई ए बी 3, क्योंकि ये वाला एरिया हमें रिमूव करना पड़ रहा है। सही है। आई ए बी 1 कितना होगा, इस ट्रायंगल का सीधे इस ए बी लाइन के अबाउट कितना होगा, ए बी लाइन क्या है, ए बी या पी क्यू लाइन इस ट्रायंगल का बेस है, वो एक नंबर का ट्रायंगल 1 है, उसका बेस कौन सा है, ये पी क्यू बोलो या ए बी लाइन। तो बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ट्रायंगल का, PHQ. बी एच क्यू बाई 12। तो बेस कितना है, बेस इज 80। ये देखो यही तो है, ये 80 है ना ट्रायंगल का बेस, यहां से यहां तक। और हाइट कितनी है, ये हाइट है कितनी है 80। तो इस ट्रायंगल का इस लाइन ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बी एच क्यू, मतलब 80 इंटू 80 का क्यूब बाई 12। समझ में आया। आई ए बी टोटल क्या होगा, आई ए बी 1 प्लस आई ए बी 2 माइनस आई ए बी 3, ऐसे लिखेंगे ना, आई ए बी इज इक्वल टू आई ए बी 1 प्लस आई ए बी 2 माइनस आई ए बी 3। तो आई ए बी 1 अगर निकालोगे तो आई ए बी 1 हो गया कितना, बी एच क्यू बाई 12, तो 80 इंटू 80 क्यू बाई 12। अब ये सेमी सर्किल आ गया तुम्हारा ये वाला, इस सेमी सर्किल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, और ये लाइन क्या है, ये वाली लाइन जो ए बी लाइन दिख रही है, ये लाइन, एक मिनट रुको, ये सेमी सर्कुलर एरिया के लिए ये लाइन क्या है, ये दिस इज, ये लाइन क्या है, डायमीटर है ना सेमी सर्किल के लिए। तो सेमी सर्कुलर एरिया का डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ जरा, पाई डी टू द पावर 4 अपान कितना 128 ठीक है। अगर यही सर्किल पूरा रहा होता तो कितना 164, सॉरी पाई डी टू द पावर 4 अपान 64 होता है। ठीक, तो इस केस में क्योंकि ये सेमी सर्किल है, ये इस सेमी सर्किल का लाइन ए बी के अबाउट कितना होगा, पाई डी टू द पावर 4 अपान 128। डी फिर कितना है, इस सेमी सर्किल का डायमीटर है, दिस इज 80 ना। तो आई ए बी 2 कितना हो गया, पाई इंटू ए टू द पावर 4 अपान 128। समझ में आया, जिसने Yes, पूछा sir. था मुझसे कौन, यस सर। समझ में आया। अब देखो, Yes, अब उसके बाद ये सर्किल आ गया, ये वाला सर्किल, इसका माइनस हो रहा है, इस सॉरी एक मिनट, इस सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सर्किल के लिए ये ए बी लाइन क्या है, ये ए बी लाइन इस सर्किल की क्या है बताओ जरा, डायमीटर है। अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी सर्किल का उसके किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64 होता है। ये ए बी लाइन क्या है इसके लिए, डायमीटर तो है। यस सर। ये देखो डायमेट्रिकल एक्सिस है ना, ये डायमीटर नहीं डायमेट्रिकल एक्सिस है। तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64, और यहाँ डायमीटर कितना है इसका, सर्किल के अंदर वाले का 40, ये देखो दे रखा है। ठीक है, पाई डी टू द पावर मतलब पाई ए टू द पावर 4 अपॉन 64। समझ में आया। अब फिर क्या किया, अब वही चीज यहाँ पे देखो क्या किया, ये यहाँ पे देखो पहले ट्रायंगल का बी एच क्यू बाई 12 प्लस सेमी सर्किल का पाई अपान 128 इंटू डी की पावर 4, इस सेमी सर्किल का डायमीटर 80 था, माइनस पाई डी पावर 64, यहाँ डायमीटर कितना था इस वाले अंदर वाले सर्किल का 40 था, ये देखो 40 कर दिया, सॉल्व कर लिया। यूनिट हमेशा मिलीमीटर की पावर 4, मीटर की पावर 4 होगी। सही है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, हमेशा उसकी यूनिट जो होगी डायमेंशन की पावर होती है, जो भी डायमेंशन जिस यूनिट में है। सही है। तो इस ढंग की प्रॉब्लम्स अगर बुक वगैरह में देखो, या अभी मैं उसमें भेजूंगा असाइनमेंट में भी, बुक से भी देखोगे तो
करते हो, उठा के पूरा बैठ के, ठीक। जो भी प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम इकट्ठी कर लो, इकट्ठी करके ट्यूटोरियल क्लास में आ जाया करो। या देखो मैं अगर सॉल्व कर ऐसे सॉल्व पेज पे हिंट दे पाऊंगा फोटो खींच के, अगर जब टाइम मिलेगा, जैसे एक दो लोगों ने भेजा मेरे को कुछ, तो मैं देखूंगा उसको जरा सॉल्व करके हिंट उसको मतलब बता दूंगा प्रोसीजर, उसका सॉल्व करना वो हो जाएगा। उसका भी वीडियो बना के कल ट्यूटोरियल है सर। कल ट्यूटोरियल है ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम फंसी हो अब तक कल उठा लाना सब, कल मैं वहीं पे बताता रहूंगा। बाकी जो नहीं आ रहे हैं उनको देखते हैं, जो आ रहे हैं वो क्या बेटा सर असाइनमेंट का भी फंसा है सर। असाइनमेंट, हाँ मैं असाइनमेंट की तो बात कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब देखो कुछ, अब एक नए अगली यूनिट बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट यूनिट पे जा रहे हैं हम। एक मिनट, अगली अब जो अगला टॉपिक मैं शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज थर्ड यूनिट बेटा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अब बेटा ये थर्ड यूनिट में पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको? यस सर। यूनिट दैट इज सिंपल, पढ़ के आए होंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स वगैरह, हुक्स लॉ, और ये क्या नाम है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ये सब चीजें आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो उसी टाइप उसमें है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी इसमें है, इसलिए पहले हम ये उठा रहे हैं। ठीक, तो देखो टॉपिक नाम, इसमें कई सारी चीजें हैं। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस और प्रेशर दो चीजें आपने सुनी होंगी। एक चीज होती है स्ट्रेस। अच्छा, अब जितना भी नोट्स अगर तुम्हें मिलेगा वो टाइप फॉर्म में मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी टाइप्ड है, सारा मैटर प्रिपेयर्ड है,
तो अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी, सीधे सीधे मैं अपलोड कर दूंगा और वहां से आप लेके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। पहली यूनिट के नोट्स में क्या था कि वो हैंड रिटन नोट्स थे जो भी थे स्टूडेंट्स के थे। अब ये जितना भी हो टाइप्ड मैटर मिलेगा, ठीक। तो यूनिट नंबर 3 सबसे पहला टॉपिक है उसमें, दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस और प्रेशर दो चीजें होती है, एक चीज होती है प्रेशर और एक चीज होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होती है दैट इज वो किसी मैटर के अंदर का फिनोमिना होता है, ठीक है। जब मैटर पे आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हो किसी मटेरियल पे, तो उसके अंदर क्या ना जो होता है वो स्ट्रेस होता है, और सरफेस पे जो चीजें आपको रिफ्लेक्ट होती है, सरफेस पे रिस्पांस जो होता है वो रिस्पांस जो क्या होता है, वो प्रेशर के फॉर्म में होता है। तो जब आप क्या करते हो, किसी मटेरियल पे टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक, व्हेन यू अप्लाई टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स ऑन एनी मटेरियल, तो क्या होता है, आप अगर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे मटेरियल क्या करेगा, उस चीज को रेजिस्ट करेगा जो सर आपकी वॉइस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। कॉल आवाज नहीं आ रही सर कुछ। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर अब आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर अब आ रही। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि प्रेशर और स्ट्रेस दो चीजें मैं बता रहा था। जब आप किसी कंपोनेंट, किसी मटेरियल, किसी पार्ट पे क्या करते हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो मटेरियल क्या करता है, उस मटेरियल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। आपको पता है कि सेम मटेरियल के पार्टिकल्स को ऐसी फोर्स से जुड़े होते हैं, और डिफरेंट मटेरियल्स के मटेरियल्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एडहेसिव फोर्स से आपस में जुड़ते हैं। तो सेम मटेरियल्स हैं, कोहेसिव फोर्स एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हैं। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मटेरियल्स क्या करते हैं, आपके एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करते हैं। और जब तक इक्विलिब्रियम होगा, आपने जैसे क्या किया, आपने थोड़ा फोर्स अप्लाई किया, जैसे यहाँ पे देखो एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ये वाला फिगर 1 ही देखो,
यहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स P लगा इस मटेरियल पे, तो ये फोर्स क्या करेगा, जो भी मटेरियल एक दूसरे से बॉन्डेड है उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस चीज को अपोज करेंगे, रेजिस्टिव फोर्स लगाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे अप्लाइड फोर्स को। तो जब तक इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट कब तक रहती है, जब तक अप्लाइड फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स दोनों बराबर होते हैं। जितना अप्लाइड फोर्स लगा उतना ही अगर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, ठीक, तो सिस्टम किसमें रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब तक अप्लाइड फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं तब तक सिस्टम किसमें रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, साम्यावस्था में रहता है। और जैसे ही अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया और रेजिस्टेंस कम हो गया तो उस केस में क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन टाइप की चीज कुछ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आप अब जैसे ये, तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है कोई भी मटेरियल, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो होती है किसी मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी होती है। और इक्विलिब्रियम आप अभी तक जो पढ़ के आए होगे, स्ट्रेस की वैल्यू क्या करते हो, कहीं पे लोड लगा हुआ तो आप कहोगे लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही बोलते हो ना अभी तक। लेकिन वास्तव में लोड नहीं होता है, नहीं होता, वो वास्तव में रेजिस्टेंस होता है। रियलिटी वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो मटेरियल के अंदर से ऑफर हो रहा है, मटेरियल पार्टिकल्स ऑफर कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक। तो रेजिस्टिव फोर्स पर एरिया दैट इज नोन एज स्ट्रेस। हाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट जब तक मेंटेन होगी तब तक अप्लाइड फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए आप जब कैलकुलेट करते हो स्ट्रेस तो क्या होता है, आप लोड अपॉन एरिया कर देते हो सीधे सीधे। और यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस की यूनिट हो या प्रेशर की यूनिट हो, ये सेम होती है। अब स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया, लोड अपॉन एरिया, लोड मतलब न्यूटन, और अपॉन एरिया पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स की यूनिट अपॉन एरिया की यूनिट, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस। और रही बात प्रेशर की, प्रेशर जब किसी सरफेस पे आप कोई लोड लगाते हो, सरफेस पे जब आप लोड अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उस सरफेस पे लोड अपॉन सरफेस एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या होता है, दैट इज प्रेशर। फार्मूला दोनों का सेम है। प्रेशर जो होता है सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस पे ये चीज होती है, और जो स्ट्रेस होता है वो मटेरियल के अंदर होता है, पार्टिकल्स के बीच में होता है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, यूनिट दोनों की सेम होगी। प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लोड भी क्या होता है, स्ट्रेस भी क्या होता है, लोड अपॉन एरिया या रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस अपॉन एरिया। अब बात करें कि स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल जो है, किसी क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल स्ट्रेस। या क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल जब लोड लगता है तब जो स्ट्रेस डेवलप होता है आप उसको बोलते हो नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस की बात करोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस बेसिकली दो तरह का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब टेंसाइल लोड लगता है तो उस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको आप बोलते हो टेंसाइल स्ट्रेस। और जब कंप्रेसिव लोड लगता है तो उस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन पे उसको आप बोलते हो कंप्रेसिव स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस। अब अगला टाइप, नॉर्मल स्ट्रेस के बाद जो अगला स्ट्रेस है दैट इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर फोर्स मतलब वो फोर्स जो किसी मटेरियल की एक लेयर को उसकी निचली वाली लेयर से शियर ऑफ करने की कोशिश करे, काटने की कोशिश करे, अलग करने की कोशिश करे, उस फोर्स को आप क्या बोलते हो, शियर फोर्स बोलते हैं। उस शियर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हो क्या, शियर स्ट्रेस। मतलब शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, जब किसी सरफेस के टेंजेंशियल जब कोई फोर्स डेवलप अप्लाई होता है तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है उस स्ट्रेस को आप बोलते हो शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, ये बराबर होता है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन, ये देखो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, टोटल टेंजेंशियल फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। टेंजेंशियल फोर्स स्पर्शरेखीय बल जिसको आपने पढ़ा होगा, जैसे रिबिट्स वगैरह में देखो, ये जैसे रिबिटेड जॉइंट वगैरह आपने अगर देखा हो तो रिबिट्स वगैरह में क्या होता है, यहाँ पे देखो
जैसे दो प्लेट्स हैं, एक रिवेट से जुड़ी हुई है, रिवेट से जोड़ रखा है, तो एक प्लेट को इधर खींच रहा है और एक प्लेट को इधर खींच रहा है, तो ये जो रिवेट बीच में लगा हुआ रिवेट क्या होगा, बीच में से कटने की टेंडेंसी होगी, इसकी शियर ऑफ होने की टेंडेंसी होगी। ये कैसे हो जाएगा, ये देखो, ये हो सकता है बीच से कट जाए, अगर स्ट्रांग नहीं होगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो बीच से शियर ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है, इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हो शियर स्ट्रेस, ठीक। और ये बराबर किसके होता है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन सरफेस एरिया के। अब उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, विकृति क्या होती है, आप पढ़ के आए। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, इसी इट इज रेशियो ऑफ, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। कोई भी डायमेंशन में कितना चेंज आया अपॉन वो डायमेंशन ओरिजिनली कितना थी लोड लगाने से पहले, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक। अब स्ट्रेन भी कई तरह की हो सकती है, ये विकृति भी कई तरीके से हो सकती है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ के लॉन्ग, अगर उसकी लेंथ में कोई चेंज आ रहा है, ठीक, या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में अगर कोई स्ट्रेन आ रही, कोई लेंथ और डायमेंशन में चेंज आ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है, परपेंडिकुलर उसके नॉर्मल जो डायरेक्शंस हैं या डायमेंशंस हैं, उनमें जो स्ट्रेन आ रही है उसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हो। ऐसे ही किसी मटेरियल कोई पार्ट है, उसको उसके वॉल्यूम में जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हो। तो स्ट्रेन भी कई तरह की होती है। तो सबसे पहले स्ट्रेन तो आपने सुन लिया कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये हो गया। टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मींस वो स्ट्रेन जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में उसके अलोंग, ठीक, जो स्ट्रेन डेवलप होती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे कि टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन, आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो उसमें क्या होगा, उसके लेंथ में कुछ चेंज हो जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होगी, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मान लो एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल। या इसी कंप्रेसिव स्ट्रेन, अगर कंप्रेसिव लोड लगा रखा, कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी, लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ भी होगा। उसके बाद शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन देखो यहाँ पे डायग्राम में तुम्हें नजर आ रहा होगा। शियर स्ट्रेन, जब शियर फोर्स अप्लाई होता है तो उस केस में कैसी स्ट्रेन डेवलप होती है, शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन क्या है, यहाँ पे नीचे वाला कोई पार्ट है, मान लो कोई ब्लॉक कोई चीज है, उसका नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड है, ऊपर वाले सरफेस पे आप अगर यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एफ लगा रहे हो तो ये स्टार्टिंग में मान लो सब ये स्ट्रेट थी, ये लेयर, ये बिल्कुल लेयर की पोजीशन क्या थी, एम से एन ये थी, और जब टेंजेंशियल फोर्स लगा तो एम वाला पॉइंट कहाँ पहुंच गया, एम डैश पे पहुंच गया, और एन वाला पॉइंट कहाँ पहुंच गया, एन डैश पे पहुंच गया। तो जितने एंगल से ये मूव कर जाता है, ये जितने एंगल से डिफॉर्मेशन हो जाता है, जितने एंगल से ये डिफॉर्मेशन होता है, तो tan ऑफ दैट एंगल, उसी को आप बोलते हो क्या, शियर स्ट्रेन। In case of shearing load या tangential load, a shear strain will be produced. This is measured by the angle through which the body distorts. जितने एंगल से डिस्टॉर्शन होता है उसका tan, क्योंकि ये डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल एंगल होता है, तो छोटे एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, tan थीटा लगभग थीटा के बराबर ही होता है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 45 1। अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो वहां तक क्या होता है, उस केस में 1 डिग्री 2 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, थीटा जहां की रेडियन में होगा। तो ये जो तुम्हें डिस्टॉर्शन दिख रहा है, इसका जो tan होता है, इस एंगल का tan, या सिंपली ये जो एंगल होता है, इसी को आप बोलते हो क्या, शियर स्ट्रेन। दिस इज नोन एज शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन की वैल्यू अगर यहाँ से ES निकालोगे तो ES की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो, MN डैश NN डैश अपॉन क्या, PN, NN डैश अपॉन PN। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फाई निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी एंगल से निकाल लिखा है, फाई रेडी, tan फाई लिख सकते हो क्योंकि फाई बहुत स्मॉल है। ऐसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी लिक्विड में पार्शियली या फुली आप क्या करते हो,
डिप करते हो, सबमर्ज कराते हो, तो उस केस में क्या होता है, उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आता है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको आप बोलते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब ईवी, ई मतलब स्ट्रेन, वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक, इज इक्वल टू क्या, चेंज इन वॉल्यूम मींस डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना, मान लो सपोज दैट वाज वी, डेल्टा वी अपॉन वी। ये सब चीजें 12th में काफी हद तक आपने पढ़ी होंगी। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, तीनों डायमेंशन में अलग अलग जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स होती है उनके सम के बराबर होती है। EV इज इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ टाइप की चीज। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स द सम ऑफ लीनियर नॉर्मल स्ट्रेन्स इन X, Y एंड Z डायरेक्शंस। कोई क्यूबॉइड टाइप की चीज अगर है, उसके डायमेंशन सपोज X, Y, Z, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है।